नमस्कार साथियों, ए सोनी आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। क्यों? क्योंकि 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम है आरओ का। ठीक, तो उसके लिए हमने एक क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करी है। इसको 2 या 3 क्लास में इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो ये सारी जो भी कंप्लीट क्लासेस है ये फैक्ट बेस्ड रहेगी। और यहाँ से आपके जो भी अगर एग्ज़ाम आधुनिक भारत में जो मॉडर्न इंडिया में जो हिस्ट्री है उसमें से अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो वो इसमें से 100% बनेगा। 100% इसी में से बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो हम देखेंगे इसमें आधुनिक भारत। ठीक, तो आधुनिक भारत में क्या है, तो कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, और ये फास्ट रिवीजन रहेगा और टोटली फैक्ट रहेंगे इसमें। ठीक, तो जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। जैसे पहला चैप्टर रहेगा भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, उससे जुड़े जो सवाल है, उससे जुड़े जो क्वेश्चन है, उससे जुड़े जो फैक्ट है वो इसमें कंप्लीट कराएंगे। फिर आता है सेकंड चैप्टर आएगा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस तरह से इंडिया में हुआ। ठीक है, थर्ड में देखेंगे ब्रिटिश काल की जो नीतियाँ। ठीक, तो ब्रिटिश का जो औपनिवेशिक काल था उस समय किस कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी। ठीक, तो वो देखेंगे। 1870 में की क्रांति हुई थी, उसके कारण क्या थे, उसका जो परिणाम निकला वो क्या था। ठीक है, अलग अलग जगह पर जो विद्रोह हुए थे उनके क्या कौन कौन किसने नेतृत्व किया था वो सब देखेंगे। ब्रिटिश काल के प्रमुख गवर्नर के बारे में देखेंगे। ठीक, वहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखेंगे और विविध। ठीक है, मिसलेनियस देख लेंगे। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखेंगे इकाई है ना, इसमें अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। ठीक है, भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक, तो पहले कौन आया था आपका, पुर्तगाल। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आते हैं, पुर्तगाल आते हैं। कब आया, 1498 में। ठीक, दूसरे नंबर पे आते हैं आपके डच। कौन आते हैं, डच। ठीक है, दूसरे नंबर पे डच आते हैं, कब आए, 1605 में। वहीं फिर आते हैं थर्ड नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे आते हैं आपके अंग्रेज। ठीक है, कौन आते हैं, अंग्रेज ब्रिटिश आते हैं, कब, 1608 में। ठीक है, वहीं आपके फिर आते हैं उसके अंग्रेजों के बाद आते हैं डेनिश। डेनिश आते हैं फोर्थ नंबर पर, और फिर आते हैं 1620 में, और फिर आते हैं आपके फ्रांसीसी। ठीक है, कौन हो गए आपके, फ्रांसीसी आए थे 1668 में, सबसे लास्ट वाले। ठीक, तो क्या क्रम है इसका, पुर्तगाली इनका 1498, डच 1605, अंग्रेज 1608, डेनिश 1620 और फ्रांसीसी 1668 में। ठीक है, ये इनका आने का क्रम है। वहीं कंपनी की स्थापना का क्रम देखेंगे, तो कंपनी की स्थापना का क्रम है एस्तादो द इंडियन पुर्तगाल की जो कंपनी है। ठीक है, पुर्तगाली जो कंपनी है उसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ आपका, 1498 में ही बन गई थी। ठीक है, एस्तादो द इंडिया पुर्तगाल की जो कंपनी थी वो 1498 बनी। फिर सेकंड नंबर पे बनी थी आपकी ब्रिटिश इंडियन कंपनी की स्थापना हुई जो 1600 ईस्वी में थी। ठीक है, और ये भारत से बाहर थी इस समय। ठीक है, भारत से बाहर थे, लंदन में, ब्रिटिश में ही इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1600। ठीक है, और 1608 में ये भारत में आए थे। फिर उसके बाद में आपकी वेरिड ऑस्ट्रो इंडियस कंपनी डच कंपनी आ गई थी 1602 में, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, और कंपेन देश इरादे ओरिएंटिस्ट फ्रांसीसी कंपनी आई थी आपकी 1664 में। इसका गठन हो गया था। इनका गठन के हिसाब से कंपनियाँ पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, डेनिश और आपके फ्रांसीसी हैं। ठीक है, और आने के क्रम में पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी हैं। ठीक है, ये इनका आने का क्रम है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट है आपका यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के क्या कारण थे। ठीक है, रीजन भी तो होगा क्यों क्यों आए थे, तो प्रमुख कारण था इनका मसाला व्यापार करना था। ठीक है, क्योंकि 1453 में उस्मानिया सल्तनत का जो कुतुस्तुनिया एशियाई मानक पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। सीधी बात यह है कि इन्होंने जो आपके अरब थे सल्तनत थे, उन्होंने क्या कर लिया था, उस सिल्क रोड पर कब्जा कर लिया, जिससे क्या व्यापार बाधित हो गया था यूरोप का, कि भारत से जो व्यापार होता था वो रुक गया था। ठीक है, यूरोप में पुनर्जागरण होने लगे। ठीक, मानवतावाद आया, वैज्ञानिक आविष्कार सुधार हुए। ठीक है, तो इसका जो परिणाम निकला आपके नए मार्गों की खोज करना निकला। तो मसाला व्यापार अवरुद्ध हो गया था रास्ता बंद करने से। ठीक है, नवीन समुद्र मार्गों की खोज हुई। ठीक है, ब्राज़ील को पुर्तगाल ने, ब्राज़ील का जो रास्ता वो पुर्तगाल ने खोला था 1492 में। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का जो रास्ता है वो कोलंबस स्पेन के द्वारा आपका खोजा गया। सही आपका 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, और ये केप ऑफ गुड होप्स, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से उगते हुए आया। ठीक, वहीं ऑस्ट्रेलिया की जो खोज किया वो कुक ब्रिटेन ने की। ठीक है, कुक ने की थी, जो कहाँ का था, ब्रिटेन का था। फिर उसके बाद में न्यूजीलैंड व तस्मानिया आइलैंड की खोज करी, और इसने करा था तस्मान हॉलैंड द्वारा हुई थी। ठीक, वहीं फिर देखेंगे हम इनकी कंपनी की जो फैक्ट्री थी उनकी स्थापना जो हुई थी। ठीक है, जैसे प्रथम केंद्र था आपका सूरत 1668 ईस्वी, किसका था, फ्रांसीसियों का। ठीक, तो हम पहले नंबर 1 से देखेंगे। ठीक, तो नंबर में पहला हुआ था 1498 में पुर्तगाल। ठीक, 1498 से 1961 तक भारत में रहे थे। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहला जो केंद्र बनाया था वो कौन था, कोचीन, केरल में इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री खोली थी। कौन सी, 1503 में केरल में पुर्तगालों ने
फैक्ट्री खोली थी 1503 में, ठीक। वहीं फिर देखेंगे उसके बाद में सेकंड नंबर पर खोली थी उन्होंने डचों ने, ठीक है। डचों ने 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री निकाली, ठीक। और ये कहाँ थी उनकी, मसूलीपट्टनम में, ठीक है, केंद्र दोनों का। फिर थर्ड पे आपके अंग्रेजों ने भी मसूलीपट्टनम में ही खोला था, ठीक। मसूलीपट्टनम कौन सा एरिया आपका, आंध्र प्रदेश का, ठीक। तो डच के बाद फिर अंग्रेजों ने दोनों ने क्या खोला था, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपने पहला कारखाना खोला, ठीक है। वहीं डेनिश ने फोर्थ नंबर पर अपना जो केंद्र बनाया था वो ट्रैंकोवेर बनाया था, ठीक है। क्या बनाया था, ट्रैंकोवेर बनाया था तमिलनाडु में, ठीक। फिर उसके बाद में लास्ट में कौन आते हैं आपके, फ्रांसीसी ने कब बनाया था, प्रथम जो केंद्र था उनका सूरत में था, और कब हुआ था, 1668 में, ठीक है। तो ये आपके फैक्ट है। चाहे तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, उसको नोट डाउन कर लो ताकि एकदम से उसको रिवीजन करो एग्जाम से बाद, ठीक। ये जो वीडियो है ना आपकी कंप्लीट सीरीज करा देगी, इस तरह से होगा, इसमें फैक्ट ही फैक्ट होंगे, ठीक। तो जल्दी से क्विक रिवीजन होगा, 2 या 3 क्लास में इसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक। वहीं आपके 16 फिर आता है आपका पुर्तगाल का जो साम्राज्य विस्तार था, उन्होंने क्या क्या नीतियाँ अपनाई थी भारत के प्रति, भारत के जो कब्जा करने के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाई थी उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। जो पुर्तगाल के बारे में, ठीक। तो पुर्तगाल कैसे आए थे, पुर्तगाल आए थे आपके वास्को डी गामा, जो आया था वो इस तरह से आया, और ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप में बोलते हैं क्योंकि अफ्रीका के लास्ट दक्षिणतम बिंदु है। तो यहाँ तक होते हुए ये कहाँ आया था, कोचीन पहुँचा था भारत में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है कि जो वास्को डी गामा आया था तो किस जगह पे होकर आया था, वो केप ऑफ गुड होप के जरिए से भारत के रास्ते पर आया, ठीक। वहीं फिर नेक्स्ट देखते हैं पुर्तगाली 1498 1961 तक क्या क्या उन्होंने जो नीति अपनाई थी क्या था, तो उसके बारे में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं वो, ठीक है। इसका मतलब है कि सबसे पहले आए थे 1498 और सबसे लास्ट में गए थे 1961 में, ठीक है। यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था, वैज्ञानिक प्रकृति पुर्तगाली जो राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर था, ठीक। क्वेश्चन बन जाएगा कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उस समय जो राजकुमार था पुर्तगाली का कौन था, तो हेनरी द नेविगेटर है, ठीक है। प्रथम प्रयास था, ये हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो यहाँ दूसरा जो प्रयास था वो किसका था, वास्को डी गामा का। कौन सा था, दूसरा जो प्रयास किया था वास्को डी गामा ने 14 मई 1998 को वहाँ से चला था वास्को डी गामा, और केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के होते हुए भारत के कालीकट पहुंचा, ठीक है। भारत का जो कोचीन का कालीकट है उसके पास पहुंचा, और सहायता किसने करी थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बताता है कि जो वास्को डी गामा आया था और वो केप ऑफ गुड होप से किससे मिला था, तो गुजरात यात्री था, कौन था, अहमद इबन मजीद था, ठीक है। जिससे वो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में मिला था और उसको कालीकट शासक के पास आया था, कालीकट शासक के पास आया था। तो उस समय शासक कौन था, जमोरिन द्वारा स्वागत किया गया था इनका, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता आपका पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार किस तरह से हुआ है, ठीक है। तो पहला था आपका कंपनी एस्टाडो 1498 में इसका गठन हुआ। केंद्र कहाँ था, कोचीन केरल 1503 में पहला केंद्र बना। दूसरा केंद्र कन्नूर केरल 1505 में, ठीक है। तो प्रथम जो केंद्र था वो 1503 में और सेकंड वाला था 1505 में, ठीक है। दोनों कहाँ थे, मालाबार तट पे थे, प्रथम केंद्र दूसरा केंद्र, ठीक है। प्रथम गवर्नर कौन था इसका, फ्रांसीसी डी अल्मेडा, ठीक है। कौन था, डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर था, अल्मेडा, ठीक है। इनका पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर अल्मेडा, क्योंकि सीरीज पूछ लेता है ना, क्रम लगाइए फर्स्ट से लास्ट या लास्ट से फर्स्ट की क्रम में जो क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है गवर्नर का कि कोई भी गवर्नर दे दे, तो वो उनके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर कौन था आपका, फ्रांसिस्को अल्मेडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्मेडा बोल दो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। पुर्तगाल का शासक और राजकुमार, ठीक है। शासक कौन था, मैनुअल प्रथम था, और जो राजकुमार था डॉन हेनरी द नेविगेटर इसलिए कहा जाता था कि उसको इसलिए साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि लेता था, ठीक है। और नई नई जगह की खोज करना इसका मतलब पैसन, एक तरह से पैसन था। वहीं भारत में देखेंगे, भारत में किसका शासन था तब, ये पुर्तगाल जो आए थे 1498 तो दिल्ली सल्तनत चल रही थी और सिकंदर लोदी वंश का था, ठीक है। सिकंदर लोदी शासक था लोदी वंश में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में कौन था, नरसिंह द्वितीय सालू वंश के से, ठीक है। जो 1498 में पुर्तगाली आए थे तो दिल्ली पे किसका शासन था आपका, सिकंदर लोदी, ठीक है। लोदी वंश विजयनगर साम्राज्य पर नरसिंह द्वितीय सालू वंश थे, और गुजरात पे जो शासन था वो महमूद बेगड़ा का था, ठीक है, महमूद बेगड़ा। फिर आते हैं आपका वास्को डी गामा 14 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था, ठीक है। जहाज कौन सा जहाज था, साउ गैब्रियल जहाज था, केप ऑफ गुड होते हुए आया था। गुजराती जो अहमद इन मजीद था, इसने इसकी सहायता करी थी। कालीकट के बंदरगाह के शासन उस पर बंदरगाह पर आया था और उसका जो स्वागत किया था वो जमोरिन ने किया था, ठीक है। अरब व्यापारियों का विरोध, ठीक है। यहाँ पर जब ये आया था वास्को डी गामा तो अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना मुनाफा कमाया था इसने पुर्तगाल में जाकर, और 1502 में दोबारा भारत आया था। 1503 में कोचीन में इसने फैक्ट्री खोल दी, ठीक है। प्रथम फैक्ट्री 1503 में खोली गई। तीसरी बार जब आया था 1524 में, तीसरी बार भारत आया था और इसकी मृत्यु हो गई 24 दिसंबर 1524 को केरल में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वहीं पुर्तगाली गवर्नर के बारे में देख लेते हैं कि पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन से थे। अल्मेडा, ठीक है। अल्मेडा ने क्या क्या किया यहाँ पर भारत में, क्या क्या रिफॉर्म किए, तो अल्मेडा ने प्रथम गवर्नर था, 1505 में ये आया था, ठीक है। नीले जल शांतनत की पॉलिसी इसने बनवाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनवाई थी, अल्मेडा ने लेके आया था, ठीक है।
वहीं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने इसके बारे में सिर्फ इतना ही देखना है कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो किस गवर्नर के द्वारा लेके आए थे। तो बोलना है कि प्रथम गवर्नर था अल्मेडा था, 1505 में भारत आया था और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना करी। और ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है, तो ये अपने जो समुद्र वाले क्षेत्र में क्या करना चाहता था, अपने आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, ठीक है, अपना अधिकार। तो इसलिए इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था। फिर सेकंड नंबर पे कौन आता है, अलबुर्क, ठीक है, कौन आता है, अलबुकर्क, ठीक है, दूसरा गवर्नर था अलबुकर्क। और इस दूसरा गवर्नर अलबुकर्क हो गया आपका। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक मानते हैं तो किसको मानते हैं, अलबुकर्क को मानते हैं, जो दूसरा आपका गवर्नर था पुर्तगालियों का, ठीक है। और इसने क्या था, हॉर्मूज 1515, मलक्का 1511 और गोवा 1510 को इसने जीता था, ठीक है। किस रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगल ऑफ पावर इन इंडिया, ठीक है, कौन था, अलबुकर्क। हार्मूज को 1515 में इसने जीत लिया, मलक्का को 1511 में जीत लिया और 1510 में आपका गोवा। तो इनका पेयर बनाने को पूछ सकता है, आरओ में सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है पेयर बनाने का। तो गोवा 1510, मलक्का 1511 और हॉर्मूज सबसे लास्ट में करा था 1515 में, ठीक है। और जो गोवा छीना था, गोवा पे जिसने जीत करी थी उस समय उस पर यूसुफ शाह, ठीक है, यूसुफ शाह का वहाँ पे शासन था, बीजापुर शासन के साथ में मिलकर गया था उस समय, ठीक है। कोचिंग का केंद्र बनाया इसको। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति किसने अपनाई थी, अलबुकर्क ने अपनाई थी। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, अलबुकर्क ने लगाई थी, ठीक है। इसको याद रखना है। फिर आता है आपका थर्ड नंबर पे आता है नीनो डी कुना, ठीक है। नीनो कुना आया था 1530 में, ठीक है। कब आता है, 1530 में आता है। हुगली व सेंट थॉमस में बस्ती बसाता है, ठीक है। बसीन व द्वीप पर अधिकार कर लिया, ठीक है। बसीन व द्वीप पर अधिकार किस गवर्नर को किया था, तो वो कौन था, नीनो डी कुना था। किसका था, आपका पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है। बहादुर शाह गुजरात की शासक की मृत्यु हो गई, ठीक है। इसने जो युद्ध करा था, तो बहादुर शाह गुजरात का जो शासक था उसकी मृत्यु हो जाती है इसी समय, ठीक है। फिर आता है पुर्तगालियों का योगदान क्या था भारत में। पुर्तगालियों का योगदान, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया था, पुर्तगाल आए थे कब, 1556 में, ठीक है। 1556 में प्रथम आपकी प्रिंटिंग प्रेस आई थी पुर्तगालियों द्वारा। फसल कौन कौन सी लेके आए थे, तम्बाकू, लाल मिर्च, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, अल्फांसो आम, ये फसल इन्होंने भारत में दी। जहाज निर्माण कला लेके आए थे ईसाई धर्म का प्रथम पादरी और प्रथम चर्च 1510 में बनाया था सेंट थॉमस केरल, जो प्रथम चर्च है जो 1510 में बनाया गया था पुर्तगालियों द्वारा अपना। प्रथम पादरी फ्रांसिस्को जो ऑम्बियर, इसको नहीं पूछता है तो इसको हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रथम चर्च 1510 में बनाया था वो गौतिक स्थापत्य कला है। गौतिक स्थापत्य कला को पहुँचाने के लिए उनकी जो शिखर होता है ना वो ऐसा होता है, ठीक है, नुकदार होता है। होता है पुर्तगालियों के पतन कैसे हुए, है ना। पुर्तगालियों का पतन देखते हैं। पुर्तगालियों का पतन किस कारण थे, धार्मिक असहिष्णुता थी, यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष चल रहे थे, कॉर्टेज अर्मिडा काफिला व समुद्री लूट की नीति इन्होंने बनाई थी। तथ्य क्या थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का गवर्नर कौन था, बौसा, ठीक है, कौन था, बौसा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वतंत्रता जब उसमें पुर्तगालियों से छीना था तो उस समय जो गोवा का जो गवर्नर था वो कौन था, तो बौसा गवर्नर था, ठीक है। अंतिम गवर्नर कौन था, मैनुअल एंटोनियो, 1958 से 86 में, ठीक है। ऑपरेशन विजय के द्वारा क्या किया था, गोवा को आज़ाद कराया था। पुर्तगाली बस्ती गोवा दमन द्वीप भारत में विलय हो गए थे ऑपरेशन विजय के बारे में, ठीक है। वाइस किंगडम सोमान नागरिक संहिता 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, ठीक है। 19 दिसंबर 1961 को कौन सा दिवस मनाते हैं, आपके गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, ठीक है। जो आपके इंपॉर्टेंट है वही हम इसमें कराए जा रहे हैं, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना दोस्तों। फिर आते हैं आपके डच, ना, डचों के बारे में पढ़ते हैं। डच के जो आए थे वो उन्होंने भी वही रूट अपनाया था जो पुर्तगालियों ने अपनाया था, ठीक है। डच आए, हॉलैंड नीदरलैंड निवासी होते हैं। अक्टूबर 2019 में नीदरलैंड ने हॉलैंड का नाम दे दिया, ये करंट रूट थी, ठीक है। अब नीदरलैंड का नाम क्या हो गया, हॉलैंड हो गया। नीदरलैंड ने हॉलैंड का नाम छोड़, जो हॉलैंड कहते थे अब उसको नीलैंड कहने लग गए, ठीक है। फिर आता 1596 कॉर्नलिस डी हाउटमैन आया, ठीक है, और ये भारत आने वाला प्रथम डच था। इसके बारे में इतना आप बताते नहीं है, कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, संयुक्त उपक्रम बन गए, पूर्व मुख्यालय बटाविया इंडोनेशिया में बना, भारत आगमन हुआ 1605 में, भारत आ गई थी, प्रथम केंद्र बनाया था मछलीपट्टनम 1605 में, ठीक है। महत्व क्या था इसमें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र किसने बनाया था, तो डचों ने बनाया था। किसने, डचों ने भारत को वस्त्र व्यापार केंद्र का केंद्र बनाया था। और पतन क्यों गया इसका, बेदरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1759 में, तो उसमें क्या होने का इनका मतलब खात्मा हो गया। जैसे डच हार गए थे किससे, अंग्रेजों से, है ना। और उस समय जो अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था युद्ध का, रॉबर्ट क्लाइव था। डचों का ज़्यादा ध्यान दक्षिण पूर्व स्थित मलाया पर था, न कि इंडिया पर, ठीक है। नोट, डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का आदि पर क्या अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, मतलब अधिकार हासिल कर दिया। और औद्योगिक वेतनभोगी स्वर्ण सिक्के पगड़ा इन्होंने चलाए थे, ठीक है। फिर आते हैं अंग्रेज आए थे 1608 से 1947 तक भारत में रहे हैं, ठीक है। वही रूट है इनका भी जो पुर्तगालियों का रहा था, केप ऑफ गुड होप्स। अंग्रेज 1608 1947 में इंग्लैंड की कंपनी हुई थी। 1599 जॉन मिलेंडहॉफ भारत आए थे। 1599 कौन आया था, जॉन मिलेंडहॉफ अब भारत आए थे। स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड की कंपनी, ब्रिटेन और भारत है। महारानी एलिजाबेथ ने, अकबर उस समय को उसका शासक था, अकबर का शासन था, ठीक है। निजी कंपनी के शेयर थे,
ठीक है। संचालन निदेशक मंडल 24 निदेशक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने थे? 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। प्रथम जो गवर्नर था थॉमस स्मिथ था। 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने पूर्व से 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार दे दिया था, चार्टर प्रदान किया था इसको, राजा जेम्स प्रथम। ठीक है। 1609 में एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया हुआ, ठीक है, बनाया गया था। वहीं वहाँ भारत में व्यापार कैसा कर रहा था? 1608 में आई थी और मुख्य केंद्र बनाए थे। ठीक है। मुख्य केंद्र कौन सा था इसका? जो सूरत में बनाया था इन्होंने 1613 में, और मुंबई में 1668 में। ठीक। काशी बाजार में इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। कोलकाता फोर्ट विलियम 1698 में इन्होंने अपना सेंटर बनाया था। हुगली में सेंटर बनाया था। उड़ीसा में 1633 में, मसूलीपट्टनम में 1611 में। ठीक। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है सूरत और मसूलीपट्टनम में। ठीक है। ये इसका जो पहला आपका पश्चिम की ओर बनाने वाला जो पहला कारखाना था, मुख्य कारखाना था, वो सूरत में ओपन करा था इन्होंने 1613 में, और जबकि पहले 1611 में उन्होंने दक्षिण में कर लिया था, मछलीपट्टनम में। ठीक है। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बन लेता है कि फोर्ट विलियम्स कहाँ था? कलकत्ता। और जो फोर्ट सेंट जॉन्स है वो कहाँ पे है? मद्रास में। कुंडलौर फोर्ट सेंट डेविड है। ठीक है। आपका कुंडलौर में फोर्ट सेंट डेविड है। ठीक। तो ये क्रम पूछ लेता है। फोर्ट विलियम्स, फोर्ट जॉर्ज, यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन कर देता है। तो डेविड नीचे, जॉर्ज ऊपर है। ठीक है। विलियम्स फर्स्ट पे, जॉर्ज मिडिल में है, और डेविड आपका लास्ट में आता है। ठीक। फिर इनका केंद्र का विकास कैसे हुआ? उत्तर भारत का मुगल। ठीक है। और दक्षिण भारत में जो राज्य थे, उत्तर भारत में मुगल थे। ठीक है। जहांगीर 1605 में आया था। जहांगीर के काल में भारत कौन पहुंचा था? ठीक। जहांगीर के काल में भारत में पहुंचा था। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार आया था। तुर्की संवाद हुआ था। 4 मनसब इंग्लिश खाने की उपाधि दे दी थी किसको? कैप्टन हॉकिंस को। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ठीक है। फिर वहीं 1611 में अंग्रेजी कप्तान वेस्ट मिल्टन ने सवाली पुर्तगाल को हराया था, और सूरत में स्थिति जो फैक्ट्री थी उसकी जो प्रथम स्थायी फैक्ट्री खुली थी पश्चिम की भारत में। ठीक है। और इसका प्रमुख जो था थॉमस अल्डबर्थ। ठीक। कौन था? चीफ था जो कंपनी का खुली थी कारखाना, थॉमस अल्डबर्थ। ठीक। वहीं आपका देखेंगे टॉमस रो आया था। टॉमस रो 1615 इसमें आया था। राजा जेम्स का दूत बन के आया था, और मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति लेके आया था। ठीक है। फिर आता आपका औरंगजेब। औरंगजेब आया था 1651 से। बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली में ओपन हुई थी। ठीक है। बंगाल की जो पहली फैक्ट्री थी हुगली की थी। किनकी? अंग्रेजों की। शाह शुजा द्वारा। ठीक है। निशान व्यापारिक अनुमति 3000 वार्षिक, ठीक है, देने का फैसला किया था, उन पर लगाया था अंग्रेज़ों पर, और इसमें में आप कहीं भी इसमें व्यापार कर सकते हैं। तो 1668 में अंग्रेज़ बनाम मुगल हुए थे। ठीक। अंग्रेजों ने औरंगजेब ने अंग्रेजों से हुगली मछलीपट्टनम आदि को छीन लिया था। ठीक है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या करा था कि जो औरंगजेब की सेना थी उस पर क्या करा, उन्होंने युद्ध स्टार्ट कर दिया जिसमें अंग्रेज़ हार गए थे। ठीक है। और अंग्रेज़ों ने हारने के बाद में अंग्रेज़ों ने जो औरंगजेब से क्या था, माफ़ी मांगी, और उसके बाद में उन्होंने औरंगजेब ने उसको माफ़ कर दिया था। 1698 में बंगाल के 3 गांव थे, कालीकट, सुल्तानी और गोविंदपुरी। ठीक है। कौन कौन से थे? कालीकट, आपकी सुल्तानती और गोविंदपुर। ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट है। कौन कौन से गांव थे, विलेज थे? बंगाल के 3 गांव कौन से थे आपके? कालीकट, सुनातनी और गोविंदपुर। ठीक है। यहाँ थे जमींदार कौन थे? जॉन चरनॉक के द्वारा कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना थी। ठीक है। कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? जॉन चरनॉक ने। ठीक। फिर 1717 में फर्रुखसियर आता है। कौन है? 1717 में फर्रुखसियर आता है। ठीक। जॉन सरमन मिशन डॉक्टर थे, हेलमिंटन थे। ठीक है। शाही फरमान चला दिया इन्होंने। कौन सा? 3000 वार्षिक कर बंगाल से देना पड़ेगा, 10,000 वार्षिक कर सूरत से देना पड़ेगा। बम्बई में कंपनी द्वारा डाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल चलाने की आज्ञा मिल गई। ठीक है। पूरे मुगल वाला जो साम्राज्य था उसमें आप सिक्के चला सकते हैं। ठीक है। कौन से? मुंबई में जो कंपनी थी अंग्रेजों की, उसमें डाले गए जो सिक्के हैं वो पूरे भारत में चलाने की अनुमति मिल गई थी। किसमें? आपके फर्रुखसियर ने जो फरमान सुनाया था, शाही फरमान सुनाया था, 3000 वार्षिक, 10,000 रुपये सूरत से, 3000 रुपये आपके बंगाल से। ठीक। और बम्बई से जो कंपनी द्वारा डाले गए सिक्के थे वो पूरे भारत में चलाए जाएंगे। ये वाला कौन सा फरमान था? शाही फरमान था। किसके द्वारा सुनाया था? आपका फर्रुखसियर द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? फर्रुखसियर द्वारा। और जॉन सरमेसन डॉक्टर हेलमिंटन ने इसका इलाज करा था। मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है किसको? शाही फरमान को। नोट, स्वर्ण फरमान चलाया था, गोल्डन डिक्री चलाया था वो गोलकुंडा का था। ठीक है। 500 पगोड़ा। ठीक है। पगोड़ा किससे कहते हैं? आपके सिक्कों से ही कहा जाता है पगोड़ा। अब आते हैं दक्षिण भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थिति थी दक्षिण भारत में वो देखेंगे तो 1639 में फ्रांसीसी डे चंद्रगिरी राजा ने मद्रास ले लिया। ठीक है। सेंट फॉर्ट जॉर्ज दक्षिण व्यापार केंद्र बन गया। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स प्रथम ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का बेंजो से विवाह कर लिया, और पुर्तगालों ने गिफ्ट में दे दिया आपको मुंबई इनको गिफ्ट में दे दी। ठीक है। और ब्रिटेन ने क्या करा था, उसको 10 पाउंड किराए पे दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक। गेराल्ड और गियर द्वारा मुंबई की स्थापना करी थी, और 1627 में सूरत से मुंबई केंद्र बना दिया गया। पहला जो केंद्र था सूरत में उसको क्या करा दिया, अब आपका जो था मुंबई बना दिया। ठीक है। अब देखेंगे डेनिस से इतने क्वेश्चन आते नहीं है।
रिव्यू में एक बार इसको देख लेंगे। जो पहली फैक्ट्री थी इसकी 1620 में ओपन हुई थी त्रंकोवर तमिलनाडु में, और इसकी जो दूसरी फैक्ट्री थी वो श्रीरामपुर बंगाल में। ठीक है, यही है। इसमें कुछ ज़्यादा खास आते नहीं है, फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म करे। ठीक है, फ्रांसीसी जो कंपनी है सबसे अंत में आती है। ठीक है, 1664 में कंपनी देश सिंधु सोरेंटी की स्थापना होती है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी भारत में। ठीक है, राजा कौन था इस समय? लुईस 14वां। ठीक है, कौन था? लुई 14वां राजा था। कहाँ का? फ्रांस का। तब इसकी स्थापना हुई थी 1664 में। ये हमें याद करने वाला पॉइंट है। लुई 14वां आपका राजा था। ठीक है, वित्त मंत्री कौन था? कोलबर्ट था उस समय, और पूर्णतः सरकारी कंपनी थी इसी। ठीक, मुख्य केंद्र क्या थे इनके? मुख्य केंद्र भी देखते हैं। 1668 में भारत में आगमन हुआ। प्रथम फैक्ट्री इन्होंने सूरत में ओपन करी थी 1668 में, फेंको केयर नेतृत्व में। कौन था इनका? फेंको केयर नेतृत्व। तो ये नहीं पूछता है, वो दूसरी फैक्ट्री होती है इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1669 में। ठीक है, और फिर उसके बाद में पुर्तगाल, फ्रांस, डच फ्रांस 1690 चंद्रनगर बंगाल। ठीक है, इन्होंने फैक्ट्री खोली चंद्रनगर बंगाल में। फिर आता है आपका पतन। पतन कैसे हुआ इनका? 1742 तक मात्र व्यापार करना था। 1742 में डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर बना दिया। साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देता था कौन? डुप्ले। ठीक, उन्होंने भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया था। किसने? डुप्ले ने। एक प्रकार की सहायक संधि की व्यवस्था किसने करी थी? डुप्ले ने। व्यापारिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा कौन रखता था? डुप्ले। अंग्रेजों से संघर्ष कौन करता था? डुप्ले। ठीक है, और इसी समय क्या हुआ? 3 कर्नाटक युद्ध हो गए। ठीक, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। ठीक, कर्नाटक युद्धों के बारे में देख लेते हैं। पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, प्रथम को छोड़ो पहला बुला करो। ठीक है, पहला कर्नाटक जो युद्ध हुआ है वो 1740 से आपके 1748 में हुआ। ठीक है, कारण क्या था इसमें? कारण था ऑस्ट्रिया एक देश है, उसमें उनके उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष चल रहा था। तो वहाँ पर इन दोनों में युद्ध होने लग गया था, फ्रांस में और ब्रिटेन में। तो वहाँ पर जहाँ जहाँ ये इन्होंने कब्जा कर रखे थे, जहाँ जहाँ अंग्रेज और ब्रिटिश थे, फ्रांस थे, वहाँ पर उनकी क्या हुआ? युद्ध होने लग गया। ठीक है, जो परिणाम निकला था, पहले जो कर्नाटक युद्ध का जो परिणाम लिखा था वो उसमें एक्सपाल की संधि हुई थी। किसकी? एक्सलाफ सेपेल की संधि हुई थी। ठीक है, और ये संधि का टाइम पीरियड कितना था? 1748 था। ठीक है, डुप्ले बना मोर्स था। अड़ियार की लड़ाई, सेंट थॉमस की लड़ाई हुई थी 1740 में। कैप्टन पैराडे फ्रांस, अमरुद्दीन कर्नाटक बना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है वो। ठीक, इसको हम भूल जाएंगे। हमें कितना याद रखना है? सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से आपका 1754 में। ठीक है, और ये कारण क्या था इसमें? हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी का युद्ध था, और इसमें जो संधि हुई थी दूसरे वाले कर्नाटक युद्ध में वो थी आपकी पांडुचेरी की संधि हुई थी। ठीक, तो पहला कब हुआ आपका? 1740 से 48 में होता। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के कारण। ठीक, और इसमें जो संधि हुई थी वो एक्सलाफ की संधि हुई थी 1748 में। ठीक है, दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है आपका 49 से 54 में होता है, और हैदराबाद और कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का वो चल रहा था, और इसकी जो संधि होती है वो पांडुचेरी की संधि के नाम से जानी जाती है, दूसरे वाले कर्नाटक युद्ध की। ठीक, तीसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है, तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका 1758 से आपका 1763 तक होता है, और सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना था। ठीक, तीसरा कर्नाटक युद्ध है वो किस नाम से जाना था? सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना था, और उसमें कौन सी संधि हुई थी? आपकी पेरिस की संधि इसमें हुई थी। ठीक है, पेरिस की संधि। तो तीनों हमने जो कर्नाटक युद्ध है तीनों देख लिए। पहला हुआ था आपका 46-48 में। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए हो रहा था, और इसके में जो संधि हुई थी एक्सलाफ की संधि हुई। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ आपका 49 से 54 में हुआ। इसका जो कारण था हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का रो था, और इसकी जो आपकी संधि हुई है वो पांडुचेरी की संधि हुई थी। ठीक है, तीसरा जो हुआ था आपका, तीसरा हुआ 58 से 63 में हुआ था, और सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना था, और इसका जो संधि हुई थी उसमें वो कौन सी हुई थी? आपकी पेरिस की संधि। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम नहीं देख रहे। ठीक, फिर देखते हैं एक सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। सेकंड चैप्टर में देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, घेरे की नीति किसने अपनाई थी? ठीक, घेरे की नीति, सहायक संधि और व्यापक का सिद्धांत। ठीक है, किन्होंने अपनाया था? ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों का एक हिस्सा था। ठीक है, तो पहले देखेंगे बंगाल, फिर उन्होंने मैसूर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर उन्होंने मराठा, फिर उसके बाद पंजाब, अवध को उन्होंने कब्जा कर लिया, और 6 नंबर पर ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियाँ अपनाई इन्होंने। कौन कौन सी? सहायक संधि अपनाई थी, व्यापक का सिद्धांत अपनाया था, और घेरे की नीति इन्होंने अपनाई थी। ठीक है, पहला। फिर इनका जो युद्ध हुआ था, युद्ध को ब्रीफ में देख लेंगे थोड़ा सा, युद्ध इन्होंने किस तरह से अपना विस्तार करा है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं आपका बंगाल पे कैसे कब्जा करा। बंगाल को देखते हैं 1757 और 65 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ठीक, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ठीक है, तो ये देखना है बंगाल पर किस तरह से कब्जा करा था इन्होंने प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में। तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, और जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे इन्होंने किस पे कब्जा करा था? तो मैसूर पे कब्जा कर लिया। ठीक है, मैसूर में कितने युद्ध लड़े गए? तो 4 युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से थे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा मैसूर युद्ध, और तीसरा मैसूर युद्ध, और चौथा मैसूर युद्ध। ठीक है, तो कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए। मैसूर युद्ध, फर्स्ट मैसूर युद्ध, सेकंड मैसूर युद्ध, थर्ड मैसूर युद्ध,
फोर्थ, ठीक है। तो पहला जो हुआ था 68 में हुआ था, सेकंड जो 80 में हुआ था, जो थर्ड था 90 में हुआ, और जो फोर्थ था वो 99 में हुआ था, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीज कर देंगे। 68 में पहला, 80 में दूसरा, 90 में तीसरा और 99 में चौथा हुआ, ठीक है, मैसूर पे। तो 17 से 68, 99 इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। 68 से स्टार्ट होता है, 99 खत्म होता है, और 99 जो आपका टीपू सुल्तान है वो 99 में एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है युद्ध में, ठीक। तीसरे नंबर पर इन्होंने मराठा पर कब्जा कर लिया। तो मराठा पर कब्जा करने के लिए कितने युद्ध लड़े उन्होंने? 3 युद्ध लड़े, ठीक है। तो पहला मराठा युद्ध हुआ था 1775 में, ठीक है। दूसरा अगला मराठा युद्ध हुआ था 1803 में, और तीसरा जो हुआ था 1817 में हुआ, ठीक है। तो पहला पहला जो हुआ था 1775, दूसरा 1803, और तीसरा जो हुआ था 1817 में इसका युद्ध हुआ था, ठीक है। मराठा को जीत लिया। फिर उसके बाद में इन्होंने कब्जा करा था पंजाब पे, ठीक है। पंजाब में कितने युद्ध लड़े थे? 2 सिख युद्ध हुए थे, ठीक है। पहला सिख युद्ध हुआ 1845 में, दूसरा सिख युद्ध हुआ था 1848 में, ठीक है। और इसके द्वारा इन्होंने क्या कर लिया? पंजाब पे कब्जा कर लिया, ठीक। फिफ्थ नंबर पे इन्होंने सिंध पे कब्जा कर लिया था 1843 में। तो एक बार देखेंगे मराठा युद्ध का, देख लेते हैं। मराठा युद्ध, पहला मराठा युद्ध हुआ 1775 में, दूसरा 1803 में, और तीसरा हुआ था 1817 में, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद करते जाएंगे। पहला सिख युद्ध हुआ था 1845, और दूसरा सिख युद्ध था 1848 में, ठीक है। और पंजाब पे इन्होंने कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद में इन्होंने सबसे लास्ट में करा था अवध पर 1856 में, ठीक है। अवध पर 1856 में करा था। एक अनुशासनहीन शासन बताने के बाद में इन्होंने जो अवध पर जो कब्जा कर रहा था वो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद में देखेंगे अध्याय आपका 2.1, इसमें देखेंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस तरह से हुई थी, ठीक है। बंगाल में जो स्थापना हुई थी वो किस तरह से हुई। तो पहले देखेंगे भारत, ठीक। 17वीं सदी का भारत था, ठीक है, और 18वीं सदी का भारत। तो मुगल साम्राज्य है ना, मुगलों के अधीन मजबूत एकीकृत शासन था 17वीं शताब्दी में, और मुगल सम्राट के पतन को छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। जैसे ही मुगल साम्राज्य का जो पतन होने लगा था, तो छोटे छोटे उसके अधीन जो राज्य थे वो सर उठाने लगे थे, और वो अपने जो सत्ता थे उसको विस्तार करने लगे। वहीं पे केंद्रीकृत व शक्तिशाली सत्ता का अभाव था, तो ये क्या थे? अपने आप को शक्तिशाली समझने लगे। वहीं पे दक्षिण भारत में देखेंगे, उत्तर भारत में देखेंगे। दक्षिण भारत में कौन कौन थे? हैदराबाद था, कर्नाटक था, और मैसूर। हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर दक्षिण भारत में देखने मिलता है। वहीं उत्तर भारत में देखेंगे तो मराठा, पंजाब, बुंदेलखंड, अवध और बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं फिर देखेंगे आपका महाराजा रणजीत सिंह पंजाब में थे, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? पंजाब से है, ठीक। बुंदेलखंड से वीर दाऊद व अली मोहम्मद खान था। अवध से 1722 में सादत खान था। बंगाल में मुर्शिद कुली खान था, ठीक है। हैदराबाद में आपका 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसको चिंगलीज खान बाई औरंगजेब, ठीक है। चिंगलीज खान की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। किसको दी थी? निजाम उल मुल्क आसफ को, ठीक। वहीं पे कर्नाटक में कौन था? सादतुल्ला खान था। मैसूर में हैदर अली, ठीक। और शिवाजी पेशवा आपका मराठा में था, ठीक। ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद देखते हैं बंगाल पर कब्जा किस तरह से करा था। बंगाल में देखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र कब थे? उस समय बंगाल में आते थे। कौन था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र एक ही में आते थे बंगाल में। बंगाल का प्रशासन देखेंगे तो मुगल प्रांत में बादशाह औरंगजेब था। बंगाल में सूबेदार कौन था? अजीम उसान था। दीवान कौन था? मुर्शिद कुली खान था, ठीक है। मुर्शिद कुली खान को फर्रुखसियर ने सूबेदार नियुक्त कर दिया। किसको? मुर्शिद कुली खान को फर्रुखसियर ने सूबेदार नियुक्त कर दिया। बंगाल में वंशागुन शासन होने लग गया, ठीक है। अब इसका क्रम देख लेते हैं एक बार, क्रम क्या रहा था इनके शासन का जो बंगाल में रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले था आपका मुर्शिद कुली खान, जिसने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की। फिर उसके बाद आता अलीवर्दी खान, ठीक है। अलीवर्दीन खान के बाद आता सिराजुद्दौला के बाद आता मीर जाफर के बाद आता मीर कासिम के बाद नजमुद्दौला, फिर आता है मुबारक उद्दौला। 1775 में इसका 70 में अंत हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक क्रम रखेंगे। क्रम में क्या है आपका? पहला मुर्शिद उल कुली खान, दूसरा अलवर्दी खान, तीसरा सिराजुद्दौला, चौथा मीर जाफर, पांचवा आपका मीर कासिम, छठवां आपका नजमुद्दौला, और सातवां रहा आपका मुबारक उद्दौला, ठीक है। ये हमारा क्रम था। तो हमें यहीं से क्वेश्चन देखने हैं कि क्रम क्या है। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और नजमुद्दौला और मुबारक उद्दौला, इनका क्रम रहा है। वहीं फिर देखेंगे बंगाल में इनका महत्व क्या रहा था। बंगाल में महत्व देखेंगे तो बंगाल में एक अत्यंत समृद्ध प्रांत था, ठीक है। उपजाऊ भूमि, नौपरिवहन था, क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती नहीं थी, समुद्र व्यापार, वस्त्र थे, ठीक। तो इस तरह से बंगाल में हुआ। उसको हमें इतना याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है सिर्फ इतना। वहीं देखते हैं हम बंगाल के नवाब के बारे में, ठीक है। बंगाल के नवाबों में देखें तो पहले आता है आपका मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727 तक इसने शासन किया। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा इसको स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार था, ठीक है। बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? आपका मुर्शिद कुली खान था। और मुर्शिद कुली खान को किसने नियुक्त किया था? तो फर्रुखसियर ने नियुक्त किया था, ठीक है।
किसने? फर्रुखसियर ने। तो सुधार क्या कहते हैं इसने? कृषि तकावी ऋण स्टार्ट किया था, जमींदार राजस्व व्यवस्था और राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि किसने ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया था राजधानी को? तो किसने बनाया था? अंतिम सूबेदार था कौन था? मुर्शिद कुली खान। और उसको किसके द्वारा नियुक्त किया था? तो फर्रुखसियर के द्वारा नियुक्त किया था। तो ठीक है, फर्रुखसियर ने क्या किया था? फर्रुखसियर ने आपका शाही फरमान चला दिया और बंगाल नवाब हेतु सिरदर्द पर विरोध नहीं थे। ठीक है, ये हमें याद नहीं रखना। फिर बता आपका अलीवर्दी खान दूसरे नंबर पे आता है। अलीवर्दी खान इसने 1740 से 56 में हुआ, गिरिया का युद्ध लड़ा था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि गिरिया का युद्ध किस समय हुआ था? तो 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ, जिसमें आपका सरफराज था और अलीवर्दी था। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें अलीवर्दी क्या हुआ? विजय हुआ और बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, अलीवर्दी खान। वहीं पे आपका मुगलों का राजस्व देना बंद कर दिया और अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से क्षति से कर दी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किस शासक ने करी थी? किस नवाब ने करी है? तो वो किसने करी थी? अलीवर्दी खान ने करी। ठीक है, अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना करी है मधुमक्खी की छत्ते के रूप में करी है। ठीक है, और इसने मुगलों को राजस्व देना किसने बंद कर दिया? अलीवर्दी खान ने कर दिया। फिर आता है आपका सिराजुद्दौला। ठीक, कौन आया? सिराजुद्दौला आता है। सिराजुद्दौला का 1756 से 57 तक चलता है प्लासी में। इसी के समय ब्लैक होल की घटना होती है, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ठीक है, कब हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किसके शासन में? सिराजुद्दौला में। ठीक, तो पहला हमने क्या देखा था? अलीवर्दी खान, उसके बाद में सिराजुद्दौला पहला था। ठीक है, पहला था आपका मुर्शिद कुली खान, उसके बाद में आया था अलीवर्दी खान सेकंड, और फिर आता था आपका थर्ड सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय में ही ब्लैक होल की घटना हुई और प्लासी का युद्ध होता है। ठीक, वहीं सिराज ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। ठीक है, सिराज ने अंग्रेज़ों का विरोध किया तथा कोलकाता की किलेबंदी से रोका था उन्होंने। ठीक है, अंग्रेज़ों ने नहीं माना और सिराज पर कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। सिराज ने क्या करा? कोलकाता पर आक्रमण कर दिया और ब्लैक होल की घटना हुई थी आपकी 1756 में, 1756 में, जिसमें जॉर्ज हॉलवेल ने 140 में जो अंग्रेज थे उनको एक कमरे में बंद कर दिया था। 140 एक छोटे कमरे में बंद कर दिया, उनमें उनकी दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसमें कितने बचे थे? 23 उनमें से जिंदा बचे थे 140 में। तो इसी घटना को ब्लैक होल की घटना का नाम दे दिया था। ठीक है, वहीं आपके अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप में शरण ली। ठीक, अंग्रेजों ने कहाँ पर शरण ली थी? तो फुल्टा द्वीप पर शरण ली और मद्रास से क्लाइव और वॉटसन की सेना ने इस प्लासी के युद्ध के लिए वहाँ से वो चले थे। ठीक है, कोलकाता की किलेबंदी, सिक्के डालना और बंगाल पर करमुक्त व्यापार, सिराज को अपमान किया गया। ठीक है, मद्रास से क्लाइव और वॉटसन आए थे। ठीक है, और उसमें 1757 की जो प्लासी की झड़प हुई थी, एक तरह से झड़प ही बोलेंगे क्योंकि वो इतना प्रॉपरली युद्ध नहीं था, तो उसको झड़प ही बोल देते हैं। अपमानजनक कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की संधि। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अलीनगर की संधि किन के बीच में हुई थी? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होती है। ठीक है, तो इन्होंने जो 3 शर्तें रखी थी, क्या थी? कोलकाता की किलेबंदी करेंगे, सिक्का भी ढलाएंगे और बंगाल के मुक्त व्यापार भी करेंगे। ठीक है, 1757 में। ठीक है, किस संधि में करी गई थी ये वाली बात? तो अलीनगर की संधि किन के बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, ये यहाँ से हमें क्वेश्चन बनेगा। और उस समय जो नेतृत्व किया था 1757 में, जो नेतृत्व किया था, किसने किया था? अंग्रेजों के द्वारा। तो मद्रास से जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन। ठीक है, इन दोनों ने प्लासी युद्ध की नेतृत्व किया। फिर उसके बाद में देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र क्या था? तो इसने घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, जगत सईद, अमीर चंद और राय दुर्लभ को अपने पक्ष में कर लिया था। ठीक है, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, प्लासी का युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो इनको क्या कर लिया? अपने साइड में कर लिया। कौन कौन था इसमें? घसीटी बेगम था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको पूछ लेता है कौन अंग्रेजों के साथ में चला गया था। तो घसीटी बेगम था, शौकत जंग था, मीर जाफर, जगत सेठ, अमीर चंद और राय दुर्लभ। ठीक है, ये जो आपके सिराजुद्दौला के साथ में थे वो अंग्रेजों ने अपने साइड में कर लिए। ठीक, फिर होता है आपका 1757 का प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का बंगाल में भागीरथी तट पर हुआ था। कारण क्या था? अलीनगर की संधि। ठीक है, बीच में क्या करा था? जो सिराजुद्दौला है उसने किलेबंदी के लिए मना करा था, तो उनमें छोटी सी झड़प हो गई। ठीक है, फिर वहाँ पर झड़प होने के बाद में सिराजुद्दौला को हरा दिया, तो उन्होंने अलीनगर की संधि करी थी। अलीनगर की संधि में क्या उन्होंने बोला था कि अब जो बंगाल में जो कलकत्ता में जो हम किलेबंदी करेंगे वो भी करेंगे, है ना, और कर मुक्ति करेंगे। ठीक है, कर नहीं देंगे ना, ये उन्होंने बोला था। उसके बाद में कारण था अलीनगर की संधि हुई। ठीक, तो प्लासी का जो युद्ध का जो कारण था अलीनगर की संधि थी। युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 में, जिसमें क्लाइव ने नेतृत्व किया था अंग्रेजों का। ठीक है, और दूसरी साइड था सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला दूसरी साइड में आपका। ठीक है, वहीं फिर देखते हैं आपका प्लासी के युद्ध 1757 के परिणाम क्या निकले। रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज जीत गए। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था विलियम पिट। ठीक है, फिर स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जिसे बोलते हैं। अंग्रेजों ने सैन्य नहीं, षड्यंत्र और कूटनीति विजय थी। ठीक है, कोई सैन्य शक्ति नहीं थी, कूटनीति विजय करी थी। मीर जाफर को इन्होंने अंग्रेजों की कठपुतली नवाब बना दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला को हरा दिया। फिर उसके बाद में कौन बन गया था? मीर जाफर को एक कठपुतली नवाब बनाया था। बंगाल की लूट प्रारंभ हो गई। अंग्रेजों को 24 परगना क्षेत्र मिल गया था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो गया प्लासी के युद्ध से।
फिर होता है बंगाल की क्रांति। 1760 में क्या हुआ, बंगाल की क्रांति हुई थी, जिसमें मीर जाफर और मीर कासिम ने, ठीक है, बेंसीटाट और बंगाल की क्रांति। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बंगाल की क्रांति कब हुई। बंगाल की क्रांति हुई 1760 में, ठीक है, 1760 में। मीर जाफर डचों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया था और उसको हरा दिया। किसको, मीर जाफर को अंग्रेजों ने। उसकी जगह कौन आ गया था, मीर कासिम बना दिया, ठीक है, नवाब बना दिया। बेंसीटाट ने इसे बंगाल की क्रांति का, ठीक है, बेंसीटाट ने इसको बंगाल की क्रांति का नाम दे दिया, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, ठीक। बक्सर का युद्ध 1764 में स्टार्ट होता है। बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में हुआ आपका बिहार सब 22 अक्टूबर आपका 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त सेना के बीच में, ठीक है। संयुक्त सेना कौन सी, पहले देखते हैं अंग्रेजों का कौन नेतृत्व करा था, हेक्टर मुनरो, ठीक है। जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, अंग्रेजों के साइड से कौन था, हेक्टर मुनरो था। और जो संयुक्त सेना थी उसमें कौन था, आपका अवध का नवाब था, शुजाउद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला अलग है, सिराजुद्दौला बंगाल का है, जबकि शुजाउद्दौला बंगाल का है, ठीक है। किसका है, अवध का है शुजाउद्दौला, ठीक है। तो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, बंगाल का था मीर कासिम, और मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की क्या थी, संयुक्त सेना थी, और तीनों को हरा दिया। कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच थी और बंगाल के नवाब पर दबाव था, इस वजह से उन्होंने युद्ध करा था। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कौन कौन क्या था। तो संयुक्त सेना में कौन था, शुजाउद्दौला कहाँ का था, अवध का था, ठीक है। बंगाल का कौन था, मीर कासिम था। और जो मुगल साम्राज्य था वो कौन था, मोहम्मद वो शाह आलम द्वितीय, ठीक है, मुगल बादशाह था उस समय पे, ठीक। फिर देखते हैं उनके परिणाम क्या निकले। इलाहाबाद की संधि हुई थी, प्रथम संधि, ठीक है, प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी बक्सर के युद्ध में, ठीक है। बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद इलाहाबाद की संधि होती है, प्रथम संधि हुई, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब नवाबुद्दौला था, ठीक। और कौन था दूसरी साइड में, था आपका रॉबर्ट क्लाइव। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए थे, बंगाल व्यापार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को, शाह आलम द्वितीय प्रथम पेंशन पर 26 लाख पेंशन पर दे दिया, मुगल बादशाह को कड़ा, और इलाहाबाद शुजाउद्दौला से शाह आलम को दे दिए गए, ठीक है। बंगाल में ध्वज शासन स्टार्ट हो गया। वहीं इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी आपकी 1765 में, ठीक है। 1765 में ही प्रथम हुई है, 1765 में ही दूसरी हुई है, ठीक। ये 16 अगस्त को हुई थी, वो 12 अगस्त को हुई, तो 4 दिन बाद हो गई। नवद जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, अवध के खर्च पर अब अंग्रेजी सेना रहेगी। अवध में कर मुक्त व्यापार करेंगे अंग्रेज, और चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाले जो पहली इलाहाबाद संधि थी 12 अगस्त 1765 को हुई थी। मुगल सम्राट शाह आलम और आपके जो बंगाल का नवाब शुजाउद्दौला था, उन दोनों के उनके और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। इसमें बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को देनी थी। शाह आलम द्वितीय को अब 26 लाख पे पेंशन के लिए भेज दिया, और कड़ा और इलाहाबाद शुजाउद्दौला से शाह आलम को दे दिए गए, और बंगाल में ध्वज शासन स्थापना हो गई। वहीं इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, इसमें अवध नवाब शुजाउद्दौला था और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव था। इसमें इन्होंने अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना रखनी थी। अवध में करमुक्त व्यापार करेंगे अंग्रेज, और चुनार का जो दुर्ग था वो अंग्रेजों को देना पड़ेगा, ठीक। ठीक है, इनके महत्व के बारे में नहीं देखना है, ये इसके पूछते नहीं है। फिर उसके बाद में देखेंगे बंगाल में ध्वज शासन की स्थापना। बंगाल में ध्वज शासन की स्थापना 1765 से 72 में। निजामत का प्रशासन नवाब था, और दीवानी वित्त मंत्री कंपनी के पास थी। दीवानी जो अधिकार थे वो कंपनी थे, और जो प्रशासन था वो नवाब चला रहा था, ठीक है। के.एम. पडिक्कर, हाँ ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। के.एम. पडिक्कर ने डाकुओं का राज बोला। बंगाल की दुर्दशा 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्ति, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू कर दिया गया, ठीक। अब देखेंगे मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना, ठीक है। मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस तरह से हुई है।